नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, क्लास 11 की ज्योग्राफी में हमने अब तक पृथ्वी की उत्पत्ति तक की जानकारी ले ली है और आज इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। इसकी संरचना के 3 भाग हैं: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी, जहां हम रहते हैं और जो बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। मेंटल, जो क्रोड और भूपर्पटी के बीच स्थित है। और क्रोड, जो पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के अंदर जाते जाते तापमान और दाब बढ़ता है और इसलिए उसके क्रोड तक जा पाना असंभव है। लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों को पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। उनमें से कुछ प्रत्यक्ष हैं और कुछ अप्रत्यक्ष। पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो वो है डीप माइनिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम पृथ्वी में जितना गहरा जाएंगे उतना ही तापमान और दबाव बढ़ेगा। यह हमें पृथ्वी के अंदर के रासायनिक परिवर्तनों और गुणों की भी जानकारी देता है। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें तो वो है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जिससे हमें महासागरीय पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। ये हमें बताता है कि महासागरीय पदार्थ महाद्वीपों की तुलना में सघन है। आज तक सबसे गहरा ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। और अगर तीसरे प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो वो है ज्वालामुखी। हालांकि ये बात कहना मुश्किल है कि ज्वालामुखी पदार्थ पृथ्वी की कितनी गहराई से निकलते हैं, लेकिन ये हमें पृथ्वी की आंतरिक पदार्थ के बारे में जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि पृथ्वी के क्रोड में पदार्थ तरल अवस्था में है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी इस प्रकार हैं। पहला, शील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं। अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु यानी कोन बनाता है, जो सिंडर शंकु यानी सिंडर कोन के रूप में विकसित होता है। दूसरी, मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़े और चिपचिपे लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी विस्फोट भीषण होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालखंडिष्म पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती हैं। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। तीसरा, ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय
स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंस गर्त यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वे ही ज्वालामुखी कुंड यानी कैल्डेरा कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके पास या कहें इनके बहुत पास स्थित हैं। चौथा, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह का क्षेत्र है। पांचवा, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल पहुंचने से पहले ही। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। वे वर्गीकरण है, पहला ज्वालामुखी शैलें और दूसरा पातालीय शैल। बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद का आकार विकसित कर लेता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं और इन्हें ही बैथोलिथ कहा जाता है। लैकोलिथ। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाई जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब एक्सफोलिएटेड हो चुकी है व धरातल पर देखी जा सकती है। लैपोलिथ, फैकोलिथ व सिल। ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तश्तरी के आकार में जम जाए तो यह लैपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। यही फैकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव सिल कहलाते हैं। डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और वह अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की। वे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, पहली तो उल्काएं।
उल्काओं का और सभी ग्रहों का निर्माण एक ही समय और एक ही पदार्थ से हुआ है, तो यह बात भी तय है कि दोनों की आंतरिक संरचना भी समान होगी। उल्काएं हमें पृथ्वी की आंतरिक भाग की परतों और उसके रासायनिक गुणों के बारे में समझने में मदद करती है। और दूसरी, गुरुत्वाकर्षण। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का वितरण असमान है। ध्रुवों के पास अधिक और भूमध्य रेखा पर कम है। तीसरी, भूकंपीय गतिविधियाँ। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। भूकंप तरंगे सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली, भूगर्भीय तरंगे और दूसरी, सतही तरंगे। भूगर्भीय तरंगे फोकस से मुक्त होती हैं। भूगर्भीय तरंगे पृथ्वी के सभी भागों तथा सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं और इसीलिए इसे भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे सतह की चट्टान के साथ संपर्क करती हैं और एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है, जिसे सतह तरंगे कहा जाता है। तरंगों के वेग विभिन्न माध्यमों और सामग्री में अलग अलग होता है। पदार्थों का घनत्व जितना अधिक होगा, तरंगों का वेग उतना ही अधिक होगा। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली, पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे और दूसरी, एस तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे। पी तरंगे वे होती हैं जो पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं और इसी कारण इसे पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, अर्थात वे तीनों माध्यमों ठोस, तरल और गैस में यात्रा कर सकती हैं। पी तरंगों की चाल ठोस माध्यम में सबसे तेज और गैसीय माध्यम में सबसे धीमी होती है। पी तरंगों की ये विशेषताएं हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की ठोस, अर्धतरल और तरल परतों की इन तरंगों की ये विशेषताएं हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की ठोस, अर्धतरल और तरल परतों की पहचान करने में मदद करती है। एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर कुछ समय के अंतराल के साथ पहुंचती हैं, इसलिए इसे द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। एस तरंगे केवल एक ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती हैं। यह तरल या गैसीय माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। यह तरंगे हमें पृथ्वी की तरल परत की पहचान करने में मदद करती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। भूकंप लेखी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ये पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस तरंगों दोनों को ही अभिलेखित करती है। अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन है। 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है।
इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि आखिर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिलती है और उनके स्रोत क्या क्या हैं। अब हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर है कैसी। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में है: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी, द क्रस्ट, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्यतः पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। मेंटल, भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असांतत्य यानी डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं, यानी लिथोस्फीयर। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। क्रोड, द कोर, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड इनर कोर ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों, मुख्यतः निकिल और लोहे यानी फेरम का बना है, और इसी वजह से इसे निफे कहा जाता है। निफे, नी यानी निकिल, फे यानी फेरम। तो दोस्तों, इसी के साथ इस अध्याय से जुड़े सभी तथ्य हमने जान लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय के साथ, जिसमें हम जानेंगे महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।